ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो कार्बोकैटायन। जैसा कि आपको नाम बता रहा है, कार्बोकैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। इसका मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। जब आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तब वो आपका 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये आपका होगा कार्बोकैटायन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये आपके पास एक प्लेनर स्पीशी होगा। ये बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी, है ना। कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अगर न्यूट्रल कार्बन होता है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो आपके 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस केस में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ जाएगा तब इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसके वजह से ये यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और एक कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई स्पीशी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और ये जो आपका कार्बोकैटायन होता है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोकैटायन में जो आपका कार्बन होता है ना, उसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 होता है, ये हमारे पास प्लेनर स्पीशी होता है। अगर मैं इसके स्टेबिलिटी के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन है, यहाँ पे वापस हमारे पास कार्बोकैटायन है। अगर मैं कार्बोकैटायन में लगा देता हूँ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपने से अवे रखेगा। तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? इसके ऊपर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? ये कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपने से अवे रख रहा है और कार्बोकैटायन के टूवर्ड्स रख रहा है। तो कार्बोकैटायन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको डिक्रीज करेगा, कार्बोकैटायन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा उसको इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा? आपके कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। जब आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटा देगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे कार्बोकटायन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को खुद के तरफ रखता है। अगर यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम कार्बोकटायन होगा एंड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे कार्बोकटायन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, हमारे कार्बोकटायन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। अगर ये हमारे कार्बोकटायन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा तो हमारे कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी घटेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका स्टेबिलिटी होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी, जो आपके पास प्लस एम दिखाते हैं, प्लस एच दिखाते हैं, प्लस आई दिखाते हैं। और आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, माइनस एम दिखाते हैं, माइनस एच दिखाते हैं, माइनस आई दिखाते हैं। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे लिख लो आप। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे बैक बॉन्डिंग को, उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे क्वासी एरोमेटिसिटी को, उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे एरोमेटिसिटी को, उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर, लास्ट में इंडक्टिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केस आपके पास होता है, केस ऑफ हैलोजेंस। इसको यहाँ पे लिख लो। जब आपके पास हैलोजन होते हैं ना, तो आपके हैलोजन दिखाते हैं प्लस एम और माइनस आई। हैलोजन प्लस एम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर होता है। और हैलोजन माइनस आई क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपके हर केस में मेसोमेरिक, जिसे हम रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, वो आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। लेकिन केवल हैलोजन के केस में ऐसा होता है कि आपका इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक। तो आपको हैलोजेंस का स्पेशल केस अपने दिमाग में रखना है कि हैलोजेंस के केस में क्या होता है, इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक। बाकी हर केस में मेसोमेरिक इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ कटायन, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कटायन। हम कटायन को 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल क्लासिकल कटायन। अब आपका ये क्लासिकल कटायन कैसे बनता है, बहुत ही ध्यान से देखना। मानो आपके पास यहाँ पे एक एल्कीन है, ठीक है, और आप यहाँ पे डालते हो H+, तो होगा क्या ना, देखो ये जो आपका H+ है, आपको समझ आना चाहिए आपका H+ होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये H+ क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। आपको पता है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बहुत ही आसानी से टूट जाता है, तो ये H+ क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि H+ ने इसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। और अगर आप देखोगे ये जो आपका बीच वाला कार्बन था, इसने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साइड वाले कार्बन को दे दिए, तो इसका नुकसान हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ है, ये जो आपके पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है इस कार्बन के ऊपर, ये आपका शिफ्टिंग क्यों हुआ, ये आपका शिफ्टिंग हुआ H+ के वजह से। आपके H+ ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करा दिया, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई और बीच वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई।
तो ये जो आपके पास फिनोमिना है ये कब तक काम कर रहा है, जब तक आपका H प्लस इस एल्कीन के सराउंडिंग में, जैसे ही आप इस H प्लस को इस एल्कीन के सराउंडिंग से दूर भेज दोगे वैसे ही ये वापस से आपका पुराने वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो आपका शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये आपका एक पर्टिकुलर रीएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बात समझ आई? तो ऐसा आपका शिफ्टिंग हो गया और यहाँ पे आपके पास H प्लस है ना। ऐसा मत सोचना मैंने यहाँ पे अलग से H प्लस डाला है, मैंने इसी H प्लस को वापस यहाँ पे दिखाया है। तो आपको पता है ना रिएक्शन में एरो कैसे चलता है, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशी, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो आपको दिख रहा है कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंस से काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आके लग जाएगा, लेकिन आपको पता है बॉन्ड लाइन डायग्राम में हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, तो ये पॉजिटिव बचा रह जाएगा। इसका मतलब आपके कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो आपका कार्बोकटायन बना है ये आपका नॉर्मल कार्बोकटायन है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लासिकल कटायन। समझ आया? अब देखो यहाँ पे अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कटायन। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कटायन कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। मानो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, और आपने यहाँ पे H प्लस डाला। अच्छा, आप एक चीज़ समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो रिएक्शन में आपका काम क्या होता है। अगर आपको रिएक्शन में जानना है कि एरो कैसे चल रहा है, मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी जिन बच्चों को ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दिक्कत होता है उनका सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, उन्हें समझ नहीं आता कि एरो कैसे चलाना है। देखो ऐसा नहीं है कि एरो चलाना केवल इतना होता है कि आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है, एरो चलाना है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। मैं ऐसा नहीं कहूँगा केवल इतना ही होता है। अगर केवल इतनी सी कहानी होती तो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का इतना बड़ा और लेंदी टॉपिक नहीं होता, चैप्टर नहीं होता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा ना कि अगर आप इस लाइन को पकड़ लेते हो ना तो मेजॉरिटी रिएक्शंस में आपके पास एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाएगा और मेजॉरिटी रिएक्शंस को आप आसानी से पढ़ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता है कि आपका H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। देखो मैं चाहता हूँ आप ना मेरे साथ अप्रोच सीखो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को पहचानता हूँ। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो मुझे इसमें न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल बनाया, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाया, एरो चलाया न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। वापस देखो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल है, मुझे इसमें न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है ना ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। एक बार आपने रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको पता है आसान कहानी है, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको कैच करेगा। इस स्टेप को कह देते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस को कैच किया, यहाँ पे OH2 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, आपको पता है कि नहीं? देखो लिख लो यहाँ पे, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये चाहेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर ले, तो ये बहुत तेज़ी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा और यहाँ पे पानी बन के बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा
और अगर आप देख पाओ ये जो आपका कार्बोकटायन बना है इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। इसका मतलब ये जो आपका कार्बोकटायन है ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन है। देखो इसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास आएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, इसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कटायन। अब ये नॉन क्लासिकल कटायन हमारे पास कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। देखो नॉन क्लासिकल कटायन कैसे बनता है आपके पास, जैसे मानो आपके पास एक एल्कीन है, आपने इसका रिएक्शन करा दिया Br2 ओवर CCl4 से, तो यहाँ पे आपके पास नॉन क्लासिकल कटायन बन जाता है और ये आपके पास कुछ ऐसा बनता है। अब सवाल है ये बनता कैसे है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा समझो, ये आपका एल्कीन है, ये आपका Br2 है, आपका जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में है, तो आपका जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। क्या कहा मैंने, आपका जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थोड़ा पास है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और क्योंकि आपका ओवरऑल Br2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, दूसरे वाले Br के ऊपर डेल नेगेटिव आता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आपको? अब देखो जैसे ही आपके पास इस ब्रोमीन एटम के ऊपर थोड़ा सा डेल पॉजिटिव आता है, ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो जब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, जिस कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले पे पॉजिटिव आएगा, और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव था। तो क्या आपको अपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दिख गए? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। देखो मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, ठीक है, कि देखो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये जो आपका Br2 मॉलिक्यूल था पहले न्यूट्रल था, जैसे ही इस पाई इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में आया तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के वजह से इस वाले Br एटम के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। इस पाई इलेक्ट्रॉन के वजह से इस वाले Br एटम के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अब मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी बच्चों का डाउट होगा ऐसा कैसे। देखो अब बात को समझो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतने डेप्थ में जाके समझ पाए, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो जैसे ही ये न्यूट्रल Br2 मॉलिक्यूल इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में आएगा तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल होगा तब ये फर्स्ट वाले ब्रोमीन एटम से अवे शिफ्ट होगा और सेकंड वाले ब्रोमीन एटम के टूवर्ड शिफ्ट होगा। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है इसी को तो कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ काम करेगा, मैंने आपको बोला भी था जब आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस Br एटम से अवे तो इस Br एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, और दूसरे वाले Br एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। उसके बाद जैसे इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आया, इस डेल पॉजिटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिस वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो आपको अपना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिख गया। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल,
तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, देखो इसके ऊपर CH2 पॉजिटिव, ये आपका CH2, ये आपका Br, ठीक है। अब बात को समझो ध्यान से, ये जो राइट वाला ब्रोमीन एटम है इसके पास पहले से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो आपका राइट वाला ब्रोमीन एटम है इसके पास पहले से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जैसे ये देखेगा कि ये फर्स्ट वाले ब्रोमीन एटम को बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये मौका का फ़ायदा उठा के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा Br माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपका Br माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। जिस ब्रोमीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, जिस ब्रोमीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। वो तो बस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसको मौका मिले और वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। वो तो इस मौके के इंतज़ार में था कब उसे मौका मिले और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। तो जैसे ही इस कार्बन ने इस Br को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस राइट वाले Br को मौका मिल गया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Br माइनस के फॉर्मेट में निकल गया। बात समझ आया? क्योंकि Br माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। तो ऐसा कुछ आपके पास बना, ठीक है। और साथ में आपका Br माइनस बाहर हो गया क्योंकि ये होता है गुड लीविंग ग्रुप। अगर आपको अभी उतने अच्छे से समझ नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे समझ आ जाएगा। देखो इसको ना मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, आसानी पड़ेगा दिखाने में, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास क्या होगा ना, देखो आपको पता है हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है। अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको। और आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो क्योंकि Br ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए कार्बन को, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और जब कोई एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मुझे बताओ बात समझ आया? अगर आपको 100% नहीं भी समझ आया तो आपको 80% समझ आया। हो सकता है जिन्होंने पहले ढंग से नहीं पढ़ा है उन्होंने ये फर्स्ट टाइम देखा हो आज, तो समझ आया यार। देखो आपको हर एक स्टेप का कम से कम रीज़न समझ आना चाहिए। आप बोलोगे मुझे कैसे पता कि यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मैं बोलूँगा आसान तरीका है, खाली आपको हर स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है और इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। देखो हर स्टेप में क्या हो रहा था, मैं न्यूक्लियोफाइल को पहचान रहा था और इलेक्ट्रोफाइल को पहचान रहा था। देखो मुझे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है। देखो अगर आप पिछले वाला केस देखो ना, तो आपको दिखेगा कि जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कैच करता है, तो जो मैंने पीछे आपको 2 केस दिखाए वहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को कैच किया तब कोई लीविंग ग्रुप बाहर नहीं हुआ। लेकिन जब इस थर्ड केस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को कैच किया तो लीविंग ग्रुप बाहर हुआ। तो आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप बाहर होगा, और कब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप बाहर नहीं होगा? मैं बोलूँगा बहुत आसान बात है। आप एक चीज़ देखो ना, जो आपका पिछले वाला केस था उसमें आपके जो इलेक्ट्रोफाइल था उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था, है ना, है कि नहीं? पिछले वाले केस में आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसके पास सच में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब नहीं होता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है।
ये होता है आपका नॉन क्लासिकल कटायन। देखो नंबर 4 पे आपके पास आता है ऑक्टेट कंप्लीट कटायन। अब ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट कटायन कैसे बनता है, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे बनेगा। जैसे कि मानो यहाँ पे आपके पास असाइल हैलाइड है, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइल हैलाइड। और यहाँ पे आप कोई लुईस एसिड डालते हो जैसे कि AlCl3, ये आपका लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अभी आपको बताया था हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन और AlCl3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन ने खुद के लोन पेयर डोनेट किए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपका AlCl3 पहले न्यूट्रल था, इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि जो आपका क्लोरीन होता है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन के ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कार्बोकटाइन बनेगा, साथ में आपके पास AlCl4 नेगेटिव बनेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना आपके पास बैक बॉन्डिंग काम कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे देखो आपके पास बैक बॉन्डिंग काम कर सकता है, और अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग काम करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग काम किया, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो आपका बना है, इसमें अगर आप देखोगे हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर को डोनेट किया, इसके पास एक लोन पेयर अभी भी बचा है, तो आप देखोगे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 टाइप के कटायन होते हैं। अब अगर आपको इन 4 टाइप के कटायन में कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका जनरल सेंस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। देखो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्टेट कंप्लीट कटायन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेबल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कटायन। उसके बाद यहाँ पे स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कटायन, और सबसे कम स्टेबल होता है क्लासिकल कटायन। देखो अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा। देखो स्टार्टिंग दोनों में कंपैरिजन काफ़ी आसान था, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि सबसे पावरफुल आपका बैक बॉन्डिंग होता है। तो क्योंकि आपके ऑक्टेट कंप्लीट कटायन में बैक बॉन्डिंग की वजह से बनता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो आपको देखो रेजोनेंस आएगा, इसलिए नंबर 2 पे आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कटायन आ जाएगा, है ना। लेकिन देखो नंबर 3 पे आपके पास आएगा नॉन क्लासिकल कटायन, और नंबर 4 पे आएगा क्लासिकल कटायन। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका नॉन क्लासिकल कटायन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपके नॉर्मल क्लासिकल कटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है, ये बात मेनली इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मुझे पता है
अभी यहाँ पे मैंने जो कुछ किया आपको इसमें इतना कंफर्ट नहीं आया होगा, अभी आपको इसमें दिक्कत आ रहा होगा। आप थोड़ा टाइम दो। आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग 6 महीने में सीखते हैं, आप चाहते हो वो 1 महीने में सीख जाओ। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप ये कर जाते हो आप सीख जाओगे, नहीं तो कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, यहाँ तक का बात आपको समझ आया। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ना कि हमारे पास रिएक्शन में कहाँ कहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या बन रहा है, और वो समझने के लिए आपको कुछ बेसिक थीम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालो जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। मैं आपको दिखा देता हूँ कॉमन तरीके कार्बोकटायन बनाने के, और मैं आपके दिमाग में एक थीम सेट कर दूंगा कि आपके पास कार्बोकटायन कैसे कैसे बन सकता है, और कहाँ कहाँ बन सकता है, और किससे किससे बन सकता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन फ्रॉम एल्कीन, कि हमारे पास एल्कीन से कार्बोकटायन का जनरेशन कैसे हो सकता है। देखो, एल्कीन वाला केस मैंने आपको भी दिखाया भी था कि मानो आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है और आपने इसके ऊपर डाल दिया फॉर एग्जाम्पल मानो HBr। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना ब्रोमीन एटम का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपका ब्रोमीन एटम हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और जैसे इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपका इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो डेल पॉजिटिव है वो इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, CH3 आएगा, CH आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ है, बीच वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। आपको यहाँ पे समझ आ गया कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो, जैसा हमारे पास पहले वाले केस में हुआ था, दिख रहा है, जैसा आपके पास ये वाले केस में हुआ था कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं था। जब आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं था और आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, तब लीविंग ग्रुप बाहर हुआ था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपके पास ऐसा ही थीम है। देखो, आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, तो जब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आएंगे। आपका हैलोजन होता है गुड लिविंग ग्रुप, Br माइनस के फॉर्मेट में बाहर हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, देखो CH3 आएगा, CH आएगा, CH2 के ऊपर H जुड़ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्या ये रिएक्शन आगे जा पाएगा? हाँ जी, ये रिएक्शन आपके पास आगे जा पाएगा। कैसे? देखो, ये जो आपका Br माइनस यहाँ पे बाहर निकला था गुड लिविंग ग्रुप बन के, अब ये आएगा, ठीक है। और अब देखो, ये Br माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। लेकिन अगर आपको ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं भी समझ आता है, तो खाली अगर आपको ये कार्बोकटायन का बनना समझ आ गया, काम वहीं पे ख़त्म हो गया। क्योंकि देखो, आज मैं आपको कार्बोकटायन का बनना सिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कार्बोकटायन के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का, वो कैसे होता है, और कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। एक बार हम वो सीख लेंगे ना,
तो हमारा कार्बोकटायन 2 लेक्चर में कवर होगा। एक आज का लेक्चर जहाँ पे हम कार्बोकटायन का बनना सीखेंगे, एक कल का लेक्चर जहाँ पे हम कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट और स्टेबिलिटी सीखेंगे। उसके बाद हम इन रिएक्शन को टॉपिक डाल डाल के पढ़ेंगे। जैसे ये जो आपका रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन। इसे आप एल्कीन चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, समझ आया? तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कार्बोकटायन कैसे बनेगा। मैंने आपको यहाँ पे पहला तरीका दिखाया जहाँ पे आपका कार्बोकटायन बनेगा एल्कीन से। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका क्या है ना, अल्कोहल से। अब देखो अगर आप यहाँ पे अल्कोहल से बनाओगे तो मानो आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ अल्कोहल अवेलेबल है, CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे OH है। यहाँ पे आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल अवेलेबल है। ठीक है, आपने इसके ऊपर डाल दिया HBr। देखो आपको कोई मतलब नहीं आपसे रिएक्शन क्या पूछा गया है, आप वो अप्रोच सीखो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ही आप देखोगे HBr को, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हमें पता है कि चीज़ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है Br एटम का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। अब क्योंकि आपका ब्रोमीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। आपको पता है ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होता है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपने रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लिया। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे लीविंग ग्रुप को बाहर करोगे, आप बोलोगे Br माइनस बाहर निकलेगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। सही बात है। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो CH3 आएगा, CH आएगा, CH3 आएगा, OH2 आएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी देखो मैंने कुछ देर पहले यही कहानी आपको बताई थी। आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। वो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, पानी बन के बाहर हो जाएगा। सही बात है। फिर क्या होगा? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आपका कार्बोकटायन है 2 डिग्री कार्बोकटायन है, क्या आपका रिएक्शन आके यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्या होगा? देखो ये जो आपका Br माइनस पहले गुड लीविंग ग्रुप बन के बाहर निकला था, यह आपका यहाँ पे आएगा। सही बात है, ये आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। मुझे बताओ आपको बात समझ आया? अब मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो रिएक्शन मैंने अभी किया और ये जो रिएक्शन मैंने पीछे किया, क्या आपको दोनों रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा? देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। आप अगर दोनों रिएक्शन में देखो ना, तो रिएक्शन एक ही हो रही है, दोनों रिएक्शन एक ही हो रही है, लेकिन फ़र्क क्या है ना, दोनों रिएक्शन में कार्बोकटायन बनाने का तरीका अलग है। बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, मैं बोलता हूँ थीम सीखो, इस थीम को पकड़ो। ये थीम का मतलब क्या आज मैं आपको समझाऊंगा, और आज आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन बना, जिसके ऊपर Br माइनस ने अटैक किया और ये बना। यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन बना, जिसके ऊपर Br माइनस ने अटैक किया, ये बना। ये बात आपको समझ आई? तो अगर आप ऐसा कहते हो ना एग्जामिनेशन में या फिर कभी भी कि आपके पास ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दो अलग अलग रिएक्शन है,
तो आप मुझसे कुछ नहीं सीख रहे हो। आपको समझ आना चाहिए दोनों रिएक्शन का थीम एक ही है। दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है? दोनों रिएक्शन में कार्बोकटायन बनाने का तरीका अलग है। दोनों रिएक्शन में एक ही कार्बोकटायन बन रहा है, दोनों रिएक्शन में कार्बोकटायन बनाने का तरीका अलग है। और ये तरीका सीखना है और ये तरीका याद नहीं रखना है। क्या मुझे ये तरीका याद है? बिल्कुल नहीं। मुझे बस बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आता है। क्या? मुझे न्यूक्लियोफाइल पहचानना आता है, मुझे इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आता है, मुझे न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कराना आता है, मुझे लीविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करके लीविंग ग्रुप को बाहर निकालना आता है। लीविंग ग्रुप क्या होता है? आपका जो भी ग्रुप निकलने के बाद स्टेबल बन जाए, आपका जो भी ग्रुप निकलने के बाद स्टेबल बन जाए उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। बात समझ आया आपको? अब एक बात समझो, यहाँ पे हमने HBr डाला तो ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ। आप एक चीज समझो, मेन एम यहाँ पे क्या है? कार्बोकटायन बनाना। अब देखो हम और मेथड्स देखते हैं जिससे हमारे पास कार्बोकटायन बन सकता है। देखो नंबर 3 पे क्या आएगा? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर आपको नहीं पता हो, एल्काइल हैलाइड से भी हमारे पास कार्बोकटायन बन सकता है। कैसे? बहुत ध्यान से देखना। मानो यहाँ पे हमारे पास एक हैलाइड है, ठीक है, और आपको दिख रहा है ये हमारे पास एक 3 डिग्री हैलाइड है। इसके ऊपर मैं कोई भी लुईस एसिड डाल देता हूँ, जैसे कि AlCl3। आपको पता है ये क्या होता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब यहाँ पे आपके पास जो भी हैलोजन होगा उसके पास 3 लोन पेयर होंगे, तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा? देखो कार्बन है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। यहाँ पे देखो हैलोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए इसको, तो हैलोजन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो क्योंकि हैलोजन ने अपने लोन पेयर दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपका AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे आप क्या बोलोगे? आपका हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से भी बन गया कार्बोकटायन। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटायन है। आपको पता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड से भी बन सकता है कार्बोकटायन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे मानो आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं ग्रुप्स को मान लेता हूँ R1 R2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर डालता हूँ H+, तो आपको पता है H+ आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है बड़ा खास होता है, क्योंकि आपका कार्बोनिल ग्रुप बिहेव कर सकता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, साथ ही साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप बिहेव कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये आपका दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन नीड किसका है। जैसे यहाँ पे आपने H+ डाला है, तो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे आपके पास नीड किसका है? यहाँ पे आपके पास नीड है न्यूक्लियोफाइल का, है कि नहीं? क्योंकि आपके पास H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो आपके कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये इलेक्ट्रोफाइल, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये आपका न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो आपने ऐसे एरो चला दिया।
अब देखो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए इसको, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा, और यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ पाए आप? तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड से भी बन गया कार्बोकटायन। यहाँ तक का बात समझ आया? देखो यही काम ना आपके पास ऐसे भी हो सकता है, इसका मैं आपको एक और थीम दिखाता हूँ। मानो आपके पास यही कार्बोनिल कंपाउंड हो, यहाँ पे आपका H+ किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो AlCl3 का। ये भी आपका लुईस एसिड है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, है ना। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अभी भी आपके ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। और आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपके ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट किया, इसके और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपका AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे आप सेम कॉन्सेप्ट बोलोगे, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो R1C, ये आ जाएगा O AlCl3, और यहाँ पे R2, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो अभी भी आपके पास यहाँ पे कार्बोकटायन बन गया। बात समझ आ रही है आपको? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो नंबर 5 पे आपके पास क्या आएगा, ये ना आपके पास अमीन से भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो आपके पास बनेगा केवल प्राइमरी अमीन से बनेगा, सेकेंडरी अमीन या फिर टर्शियरी अमीन से नहीं बन पाएगा। अब कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, मैं एक प्राइमरी अमीन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अच्छा, कहीं आप में से कोई मासूम बच्चा तो नहीं जिसको लगता है ये आपका टर्शरी अमीन है? देखो डिग्री ऑफ अमीन होता है नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका प्राइमरी अमीन है, इससे आप टर्शरी अमीन समझने की गलती मत करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H+ डालोगे क्या होगा, अब तो आपके लिए आसान काम बन गया होगा, मेरे ख्याल से तो कंफर्ट आ रहा होगा आपको कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके अमोनिया गैस बन के बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। बात समझ आया? ऐसे देखो आपके पास यहाँ पे बन सकता है फ्रॉम असाइल हैलाइड, ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ शायद, वापस देख लो। मानो आपके पास यहाँ पे एक असाइल हैलाइड है, इसके ऊपर आप एक डालते हो लुईस एसिड, तो आप क्या बोलोगे, लुईस एसिड के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है काम करेगा
इलेक्ट्रोफाइल का, जिसके पास लोन पेयर है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो हैलोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे आपके पास कार्बोकटाइन बनेगा जो कि आपका बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है ना। अगर आप देखोगे ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट कटायन बन रहा है इनडायरेक्टली। तो अब तक आपके दिमाग में बेसिक थीम सेट हुआ, कार्बोकटायन कैसे बनता है, मुझे ये बताओ। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान सोचो ना तो कार्बोकटायन हर चैप्टर में बन सकता है। देखो यहाँ पे हमने कार्बोकटायन बनाया एल्कीन से, ये चैप्टर हो गया हाइड्रोकार्बन। कार्बोकटायन बनाया अल्कोहल से, चैप्टर हो गया अल्कोहल फिनॉल ईथर। कार्बोकटायन बनाया एल्काइल हैलाइड से, चैप्टर हो गया हेलो एल्केन हेलोरीन। कार्बोकटायन बनाया कार्बोनिल कंपाउंड से, चैप्टर हो गया एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोकटायन बनाया प्राइमरी अमीन से, चैप्टर हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बोकटायन बनाया असाइल हैलाइड से, चैप्टर हो गया एसिड डेरिवेटिव। बताओ समझ आया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर वाइज बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। देखो हमारा आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था और बहुत ही बेसिक लेक्चर था, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जानबूझ के आज के लेक्चर में बहुत धीमा पढ़ाऊँ। जो मेरा नेचुरल स्पीड होता है पढ़ाने का ना, मैं उससे बहुत धीमा पढ़ा रहा हूँ, या कह सकता हूँ उसके आधे स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि देखो आज का लेक्चर बहुत छोटा था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। और अगर आप ये सीख गए ना तो आगे के जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। मतलब ये जो आपके एक दो लेक्चर्स आएंगे अभी, ये आपका बेस सेटअप कर देंगे। अगर आपको खाली न्यूक्लियोफाइल पहचानना, इलेक्ट्रोफाइल पहचानना, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराना, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना, इतना आ गया ना, मैं आपको इससे बहुत कुछ सिखा दूंगा। अगर आपको आज के लेक्चर में दिक्कत आ रहा है, इस लेक्चर को दोबारा देखो। अगर ज़रूरत पड़े लेक्चर को 3 बार देखो, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपका स्ट्रांग हो गया, अगर आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया, तो आपको आगे बहुत आसानी आएगी। आगे आप सारे चैप्टर के रिएक्शन एकदम बहुत ही आसानी सीख पाओगे। और जो आपका मेन पार्ट होता है ना मैकेनिज्म वाला, वो आपको धीमे धीमे समझ आने लगेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, इस चैप्टर में तो आपने केवल कार्बोकटायन सिखाया बनाना। देखो इंपॉर्टेंट बात कार्बोकटायन बनाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है एरो चलाना। ये जो मैं एरो चला रहा हूँ ना, ये अगर आपको आ गया ना, अगर आपको समझ आ गया ना, आधा काम वहीं पे सेट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोड़ा रखा है मैंने। ठीक है, आप मुझे बताना यार, अगर किसी को ये लेक्चर समझ नहीं आया तो भी मुझे बताना चैट में, अगर समझ आया तो भी मुझे बताना चैट में यार। ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा ना तो मैं इस वाले पार्ट पे आने वाले लेक्चर में थोड़ा और ज़्यादा फोकस करूँगा, थोड़ा और ज़्यादा धीमा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यार बहुत ज़्यादा धीमा पढ़ा नहीं सकते, टाइम ज़्यादा है नहीं। मैंने कोशिश की है धीमा बताने की कि आपको सब समझ आए। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए, मैं बोलूँगा लेक्चर को रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बात किया कार्बोकटायन क्या होता है, और आज का हमारा मेन लेक्चर था कार्बोकटायन के जनरेशन के ऊपर, कि हमारे पास रिएक्शन में कार्बोकटायन कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहाँ पे हम बात करेंगे कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के बारे में। वहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम कार्बोकटायन को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। साथ में हम थोड़ा सा बात करेंगे डांसिंग रेजोनेंस या फिर बेंड बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में, और साथ में हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्रेड्स रूल के बारे में। उसके बाद जो हमारा आगे का लेक्चर आएगा ना, एक बार हमने कार्बोकटायन को समझ लिया, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कार्ब अनायन का लेक्चर लेंगे, और एक बार हम यहाँ पे कार्ब अनायन का लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम एसिड्स करेंगे, उसके बाद हम बेस करेंगे। एक बार एसिड बेस हो जाता है उसके बाद डायरेक्ट हम उठा लेंगे
अपना इनोलेट केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर इजी केमिस्ट्री जेईई नीट। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप करा दोगे। थैंक यू।